नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेहद आसान है। एक्सरसाइज 3.1 जो कि आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो दूसरा तीसरा समझने में या फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर आते हैं। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। उससे पहले आप समझिए इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं क्या? सिंपल, इक्वेशन का मतलब वही होता है जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। दोनों बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप जाते हैं मार्केट फल लेने के लिए या सब्जी लेने, भिंडी का सब्जी लेने के लिए। ठीक है, तो बोलते हैं कि भैया 1 किलो भिंडी दे दीजिए। तो वो 1 किलो तौलता है तो ढेर सारा यहाँ पर भिंडी रहता है, लेकिन बटखारा एकदम एक छोटा सा रहता है। तो आप क्या देखते हैं कि इतना सारा जो भिंडी है वो एक बटखारा के इतना बराबर है। तो जब भी बराबर होता है तो ऊपर सुइया बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब वजन में, वजन का बात कर रहे हैं कि जितना इधर वजन है उतना इधर वजन है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ऐसे भी समझ लीजिए कि जो एरोप्लेन है उड़ता है आसमान में। ठीक है, तो आगे का जितना भार होता है उतना ही पीछे का भी भार होता है, तभी वो हवा में स्टेबल होकर के उड़ता है। ठीक है, जरा सा भी आगे पीछे का वजन गड़बड़ होगा तो वो क्रैश कर जाएगा। इसी तरह से समुद्री जहाज भी होता है, उसमें भी यही नियम लगता है कि आगे जितना वजन होना चाहिए उतना पीछे भी होना चाहिए। ठीक है, तभी वो स्टेबल होकर के अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, मैथ्स में हम लोग देखे हैं कि 5 के बराबर क्या होना चाहिए। सिंपल 5, चाहे आप 2 + 3 करके करिए या 3 + 2, 1 + 4, 0.5 + 4.5 करके करिए। बस सिंपल है कि इधर जितना है उतना इधर भी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बीच में जो साइन दिया है वो है इक्वल टू का। समझ गए? ओके। और आपने ऐसा भी इक्वेशन देखा होगा कि x + 3 = 5। ठीक है, आपने बचपन में ऐसा इक्वेशन को सॉल्व भी किया है ना, कि मैम कहती थी कि बेटा x का वैल्यू निकाल के बताओ। तो हम कैसे निकालते थे? अभी तो बड़ा हो गया, डायरेक्ट हम लोग बता देंगे कि भाई 2 होगा, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तभी ना 5 होगा। सिंपल। तो हम क्या करते थे, =5 था, +3 को उधर भेजते हैं तो -3 हो जाता है, और घटाते हैं तो 2 हो गया। तो सिंपल ऐसे करते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होता है। सिंपल कि हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 + 3 करेंगे तो 5 इधर भी 5 इधर भी बराबर। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है उसको हम लोग समझेंगे भी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप यहाँ देखिए इस चीज़ पर। ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ओके। सबसे पहले इस नाम पर आइए। लीनियर का मतलब, जैसे आपने क्लास 10th में पॉलिनोमियल में पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद करिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो भी वेरिएबल है x, y, z, u, t, v, जो भी वेरिएबल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल अगर है तो उस वेरिएबल का ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग लीनियर कहते हैं। ये इक्वेशन तो है क्योंकि ये इक्वल टू है इसमें। और ये 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन के अंदर कितना वेरिएबल है? क्या 5 वेरिएबल है? नहीं। 3 वेरिएबल है? नहीं। x वेरिएबल है? बिल्कुल। ठीक है, तो 3 और 5 वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, यानी कि स्थिर संख्या है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? और ये क्या है? वेरिएबल है। x, y, z, u, t, v जैसा जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी आप पढ़िएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है जी? मात्र एक वेरिएबल x। समझ गए? इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है।
ठीक है। अब हम लोग को दिक्कत होता है ऐसा सवाल में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम अब बोल दिया आप ही को कि बेटा आप x का वैल्यू निकाल कर मुझे बताओ और y का वैल्यू निकाल करके बताओ। क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं। एक परफेक्ट वैल्यू इसके जैसा तो नहीं निकल सकता है। हम कितना भी सर पैर मारेंगे तो हमको क्या मिल सकता है? मात्र कि 5 माइनस वाई और y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, बस यही मिल सकता है, इसके अलावा नहीं मिल सकता। और हाँ, हम अपने मन से तुक्का भी लगा सकते हैं कि शायद x के जगह पर 1 रहा होगा और y के जगह पर 4 रहा होगा, जिनको जोड़ने के बाद 5 आ जाता है, या तो फिर 3 रहा होगा या फिर 2 रहा होगा। तो ऐसे से करके तो इन्फिनिटी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0.00001 करके फिर 9.999 करके ऐसे बैलेंस करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। एक स्टेबल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो वो स्टेबल नंबर कैसे आएगा, इसी सॉल्यूशन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए इसको, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, पहला x दूसरा y, है ना? समझ रहे हैं ना? इसके अंदर 2 वेरिएबल है ना, तो नियम क्या कहता है कि अगर आपको 2 वेरिएबल दिया हुआ है कोई भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और आप चाहते हैं कि x और y का वैल्यू निकल जाए आसानी से, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो कैसा होना चाहिए? वो पेयर में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। ठीक है, पेयर जानते हैं क्या होता है? जोड़ा। जूता पहनते हैं ना स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तो 2 जूता पहन के जाते हैं कि नहीं, कि एक जूता पहन के जाते हैं? एक जूता पहन के जाइएगा तो फिर सब हंसेगा ना कि अरे कहाँ गया दूसरा जूता। तो 2 जूता, समझ गए ना? ठीक है, तो ये क्या है? पेयर में है, क्योंकि ये जोड़ा में है, 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो बस ये समझ में आ गया, तो ये पूरा इस नाम को आप समझ जाएंगे। पेयर में है ना, ये बिल्कुल है, लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि इसका पावर 1 है 1 है 1 1 है। ठीक है, 2 वेरिएबल है, बिल्कुल x है y है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 4 हो गया, नहीं, x y ही तो है मात्र, यहाँ पर भी तो x y ही तो है। ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पर p और q हो गया, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। समझ गए? तो क्या कह रहा है कि अगर आपको x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तब वो लीनियर इक्वेशन पेयर में होना चाहिए 2 वेरिएबल का, तभी x और y का एक परफेक्ट वैल्यू निकल सकता है। बस अब इसी चैप्टर का यही एम रह गया है। ठीक है, यही निशाना ही है कि आपको सिखला दे कि 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल का, ठीक है, और x और y का वैल्यू आप कितना कितना मेथड से निकाल सकते हैं, इस चैप्टर का यही है और कुछ नहीं है। आपको देखिएगा, आप 3.1 3.2 3.3 जितना भी है 6 तक, सब में यही बताया गया कि एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके बताइए, तरह तरह के मेथड से। कभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाएगा, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि पेज को थोड़ा पीछे पलटिए, पेज नंबर 40 पर आइए। यहाँ पर देखिए एकदम डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन करिए। क्या लिखता है कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, ये किस फॉर्म में होता है? ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और साथ में एक शर्त रखता है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप ही कॉमन सेंस लगाइए कि a अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर 0 रहेगा, सपोज डैट रह गया 0, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करिएगा x के अंदर, तो ये इसको पूरा सुहाग कहानी खत्म करके 0 कर देगा कि नहीं, और इसको भी 0 कर देगा, बच जाएगा मात्र एक c। तो c इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगा 2 वेरिएबल का? नहीं ना, मात्र c, और c एक कांस्टेंट नंबर है, a कांस्टेंट नंबर है, b कांस्टेंट नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे a कांस्टेंट कैसे है, b कैसे है, c कैसे है? ये सब रियल नंबर है, ऐसे समझिए। इसके आगे 1 है ना छुपा हुआ, 1 है 1 है 1 है ना। अगर 2x लिखते तो 2 यानी कि ऐसा रहता,
समझ रहे हैं ना। तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कोई रियल नंबर ही आप देखिएगा, समझ गए। तो यही सब है, ए बी सी क्या है हमारा, एक रियल नंबर है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, लिख लीजिए साथ में, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, मात्र एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, इसलिए हमने लिखा है। और यहां पर क्या लिखता है, द जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, यानी कि पेयर का बात किया जा रहा है, तो यानी कि 2 रहेगा, ऐसा ऐसा 2 रहेगा। तो उसको कैसे लिखना है देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले लिख लीजिए ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपने लिख लिया ऐसा। अब दोनों में अंतर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का, क्योंकि देखिए x जो है यहाँ पर वो भी x यही x है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, समझ गया ना। तो क्या होगा, a1 और a2 यानी कि सिर्फ ये और ये बदलेगा, ये और ये बदलेगा, ठीक है, ये भी ये बदलेगा, समझ गए। जो x और y है वो एकदम सेम रहेगा जो इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन में, दोनों x और y सेम है, समझ गए ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.1 में जरा रीड करिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसको एकदम गहराई से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये कहानी जैसा क्वेश्चन होता है। अगर अच्छे से समझ गए ना आपको तो दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या बोलता है समझते हैं, पहले लिखते हैं, पहले पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ब्रैकेट के अंदर लिखता है is not this interesting, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए सिंपल भाषा में बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मैं तुमसे 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, हाइट में नहीं उम्र में, ठीक है, 7 गुना बड़ा था उम्र में तुमसे, ठीक है। और फिर रोकता है उसी समय, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे उम्र में 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। क्या बोला, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा उम्र में, ठीक है। ओके, अब इसी सिचुएशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली, ग्राफिकली। देखिए अल्जेब्रिकली क्या होता है मालूम है, जैसे अभी हम लोग इस तरह से बना रहे थे ना, x + 3 = 5 या फिर x + y = 5, इसी को हम लोग अल्जेब्रिकली कहते हैं। और ग्राफिकली क्या होता है, यहाँ सामने जो ग्राफ देख रहे हैं आप, बस इसी चीज़ को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखला दीजिए। चलिए बनाते हैं, इसको कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ दिया ही हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस 2 ही चीज़ दिया हुआ है। पहला कंडीशन है आपका कि 7 साल पहले की बात को बता रहा है कि 7 गुना मैं तुमसे बड़ा था, और दूसरा कंडीशन बता रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, बस यही चीज़ बोला है। ये नहीं बोला कि आफ्ताब कि आज उनका उम्र कितना है या फिर उनकी बेटी का उम्र कितना है, मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले आज का जो उम्र है उनका वो हमको लेना पड़ेगा, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल के बराबर, x y z u t v जो भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। सबसे पहले लगाइए हेडिंग एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि आज का जो भी उनका उम्र है उसको x मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x। ये जो x है ये क्या है, साल है, यानी कि ईयर्स में है, ईयर्स में। हो सकता है एक लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, हो सकता है उनका उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल यही ना हो सकता है। उनकी बेटी हैं तो यही ना उम्र हो सकता है। तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि x जो है वो क्या है, ईयर्स में है, ठीक है। अब उनकी बेटी का जो उम्र है उनको भी कुछ y मान लेते हैं अलग तरह का, ऑफ हिज डॉटर,
वाई। याद रखिएगा, एक्स मत मानिएगा। आप एक्स अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर या फिर कोई भी किसी को भी आप यही बताइएगा कि आफ्ताब और उनकी बेटी का उम्र सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनका उम्र एकदम अलग रहा होगा, इनका भी उम्र अलग रहा होगा, इसलिए आपको अलग अलग लेना होगा वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है जी, ये देखिए घबराइए मत, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना लेट, तो वही चीज़ यहाँ पर ये इंडिकेट करा रहा है। ये साइन को क्या कहते हैं हम लोग, कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए। हम नहीं लिखे, लेकिन आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डाउटर, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। समझ गए? ओके। अब क्या करना है हम लोग को, पहला कंडीशन लेना है, फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्योंकि यहां पर जो बात किया जा रहा है वो 7 साल पहले की बात किया जा रहा है, तो यहां लिखना होगा 7 years अगो। 7 साल पहले आफ्ताब का क्या एज रहा होगा भाई, जो भी आज एज है, मान लीजिए 40 ही साल है, तो 7 साल पहले सिंपल सा 40 में से 7 घटा दीजिए 33। कॉमन सेंस लगाना और क्या, सिंपल। तो लिखना होगा एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, आज का भाई एज कितना है एक्स, तो एक्स में से घटा देना है 7। सिंपल, कॉमन सेंस तो लगाना है। एज ऑफ हिज डाउटर लिखते चलिए साथ में, मजा आ जाएगा। आज उनका एज है वाई, तो 7 साल पहले वाई माइनस 7, सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन में ही बताया जा रहा था कि 7 साल पहले क्या हुआ था, क्या बोल रहा था कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था उम्र में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन का हवाला देते हुए लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ही में तो बताया गया है, तो हम लिख देंगे ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया था कि आफ्ताब जो है ना, आफ्ताब 7 साल पहले वो कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से। उनकी बेटी का उम्र क्या था, वाई माइनस 7। नहीं है समझ में? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला ऐसा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये हमने क्यों ऐसा लिखा। देखिए 7 साल पहले का बातचीत चल रहा है यहाँ पर, तो 7 साल पहले उनका उम्र आफ्ताब जी का कितना था, x माइनस 7। ठीक है, लिख दिया हमने। ये तभी बराबर हो सकता है, ये तभी बराबर हो सकता है, बोला था ना कि 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से, तो 7 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई, किसी के पास 1 लाख रुपया है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, किसी के पास 1 लाख रुपया है और किसी के पास है 1000 रुपया, तो क्या ये बराबर होगा? नहीं, ये बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक के पास 1 लाख, एक के पास है 1000, तो कहाँ से बराबर हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये फिर बराबर कब हो सकता है, बराबर तभी हो सकता है जब इसके अंदर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, क्योंकि 1000 में 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तब हो जाएगा ना 1 लाख के बराबर 1 लाख। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। समझ में आया? बस अगर ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7y, 7 7 जा 49। अब आप इन दोनों को खींच लीजिए इधर, तो x माइनस 7 जस का तस लिखा हमने, इधर भेजे तो माइनस 7y हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस था, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ना तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ कुछ बचा ही नहीं, दोनों चला गया उधर तो बच गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन काट सकता है, ये 7 और ये 49 में ही कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं 7y। अभी देखिए माइनस है प्लस है, घटेगा ना, तो प्लस साइन बड़ा है तो जीत जाएगा। 49 में से 7 को घटाइए तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन निकल कर आ गया सामने, क्योंकि अब इसमें कुछ किया ही नहीं सकता है, हो गया। यही आपका क्या है, अलजेब्रिकली सिचुएशन है। तो हमने एक अभी दिखलाया है, अभी एक और बाकी है 3 साल बाद का। तो जैसे हमने यहाँ पर दिखलाया इसी तरह से हम लोग 3 साल बाद का भी दिखला देंगे। चलिए दिखलाते हैं सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में जो बात है वो है आज से 3 साल बाद की, यानी कि लिखना होगा आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद कि क्या होगा, सिंपल लिखना होगा एज ऑफ आफ्ताब। तो आज है आफ्ताब जी का एज x है ना,
तो 3 साल बाद क्या होगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आज है उनका 40 साल, 3 साल बाद सिंपल 43 ईयर्स होगा, है ना। तो जोड़ दीजिए x+3। तो एज ऑफ हिज डॉटर, तो आज उनकी बेटी का उम्र है y, 3 साल बाद ऑब्वियसली सी बात है y+3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना होगा ना इसके बाद, इसीलिए तो क्वेश्चन बोल रहा था कि मैं तुमसे 3 साल बाद जो हूँ ना 3 गुना तुमसे बड़ा हो जाऊंगा उम्र में, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो 3 साल बाद जो है वो 3 गुना हो जाएगा, सिंपल, जैसे हमने पहले यहाँ पर किया था वैसे ही इसमें भी कर देना है। तो आज नहीं सॉरी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब क्या है x+3 के बराबर कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना बराबर होगा उनकी बेटी में। चलिए हमने कर दिया। इसी तरह से सॉल्व कर दीजिए, x+3, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3y, 3 3 जा 9। अब इनको पूरा का पूरा इधर खींच लीजिए, x+3 जस का तस लिख दिया हमने, +3y को उधर भेजिए -3y, +9 को उधर भेजिए -9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 और इसमें कुछ ना कुछ होगा, कमाल करते हैं। इसको पहले -3y लिख लेते हैं, प्लस माइनस होगा, बड़ा कौन माइनस जीत जाएगा। तो इसमें से घटाइए 9 में से 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या करें, तो दोनों हमने निकाल लिया, यानी कि अलजेब्रिकली जो सिचुएशन था पहला और दूसरा वो हमने निकाल लिया। तो कैसे लिखना होगा, आपको लिखना होगा अलजेब्रिकली, लिखिए अलजेब्रिकली स्पेलिंग ठीक है ना, अलजेब्रिकली, ठीक है। तो लिखना होगा अलजेब्रिकली द टू सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो पहला क्या आया था, पहला था x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। लिख लेते हैं x-7y + 42 इज इक्वल टू 0, एंड ये एंड का साइन है, ठीक है। दूसरा ये है x-3y - 6 इज इक्वल टू 0, निकल गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो चलिए उनको बनाते हैं। लिखना होगा यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, x-7y + 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम अपने मन से क्या करेंगे कि x के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे अपने मन से, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझे, समझिए, हम x का वैल्यू कुछ भी मन से रखते हैं, 0 2 5 100 100 जो भी मर्जी आपका रख सकते हैं, लेकिन चलिए 0 रखते हैं ताकि हम आसानी से बना सकें। तो हम x के जगह पर 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ x हमको मिलते जाएगा वहाँ वहाँ हम 0 रखते जाएंगे। तो पहली बार हमको मिल गया यहाँ 0, 7y है तो जस का तस लिखिए 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका तो कोई महत्व नहीं रह गया, -7y है इधर, तो +42 को उधर भेज दीजिए जल्दी से। तो ये आपका -42 हो गया, माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 42, ये 7 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 7 6 जा 42, है ना। तो y इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या पाया कि जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा था तब हमको y का वैल्यू 6 मिला, ठीक है। ये आपका एक वैल्यू निकला। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको तुरंत समझ में आएगा, घबराइए मत, आप मेरे साथ चलते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोले तो पहला नंबर क्वेश्चन को बड़ा ही कंसंट्रेशन होकर के देखना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब x के जगह पर चलिए 7 ले लेते हैं। आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, आप ले करके देखिए। हम 7 ले लेते हैं, हम इसलिए 7 ले रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे इसलिए 7 ले रहे हैं क्योंकि 7 लेने के बाद बहुत ही अच्छा एक तरह का इसी तरह का नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम ले लेंगे 2 3 तो पॉइंट में फिर आएगा, फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो फिर दिक्कत आता है उसमें, इसलिए हम 7 ले रहे हैं, समझ गए।
तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर 7 रख देंगे, 7y + 42 = 0। अब देखिए ये 7 और ये 42, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, दोनों में जोड़ेगा तो दोनों को जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, 49। अब ये -7y है तो आप उधर भेज दीजिए इसको, है ना। आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब y को अकेला करिए तो 49/7 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना, 7 7 जा 49, तो हमको y का जो वैल्यू है वो 7 मिल गया। जब हमने x का वैल्यू 7 रखा तो हमको y का वैल्यू 7 मिल गया। तो दो ही पॉइंट एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट एकदम चाहिए ही होगा, नहीं समझे, लिखना होगा वेन x = जब आपने 0 रखा था तब आपको क्या मिला था, y = जब आपने x = 0 रखा था तो y का वैल्यू 6 मिला था, है ना। एंड जब आपने x का वैल्यू 7 रखा था तब आपको y का वैल्यू कितना मिला था, 7, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगा, x y। तो x के जगह पर आपने क्या रखा, 0 रखा, तब y आपको क्या मिल गया, 6, है ना। आराम आराम से रखिए। x के जगह पर 7 आपने रखा था तो y भी 7 मिल गया था, सिंपल। तो हमको ये 2 पॉइंट एकदम मस्ट है, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ तभी होता है जब आपके पास 2 पॉइंट होता है तब। एक पॉइंट से इन्फिनाइट तरह तरह का लाइन निकल सकता है, इन्फिनाइट लाइन निकल जाएगा, लेकिन वही 2 पॉइंट रहेगा तो एकदम कंसिस्टेंट एक लाइन मात्र निकलेगा, ठीक है, मात्र एक लाइन। तो 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिया, इतना ही काफ़ी है। और भी आपकी मर्जी है, आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यही ना है दूसरा, x - 3y - 6 = 0। तो लिख लेते हैं x - 3y - 6 = 0। अब हम x के जगह पर जो भी मर्जी है वो बैठा सकते हैं। चलिए हम इसमें भी 0 बैठा देते हैं, पुटिंग x = 0। तो यहाँ पर 0 - 3y - 6 = 0। अब ये -6 को उधर भेज दीजिए, +6 हो जाएगा। तो y = 6, ये -3 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो आएगा क्या आंसर, देखिए यहाँ पर माइनस में ना था तो आएगा माइनस में ही आंसर, y = -2, 3 2 6 होता ना, है, समझ में आ गया। अब एक और ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी आप ले सकते हैं, आप कोशिश करिए, बनाते चलिए साथ में, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए हम 3 लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे x के जगह पर 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो लीजिएगा तो फिर आपका y का जो वैल्यू है वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो फिर दिक्कत होता है ग्राफ ड्रॉ करने में, ठीक है, एकदम क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम प्रैक्टिस किए हुए तब ना लिख रहे हैं इतना तेज़ी से। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग x = 3 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 - 3y - 6 = 0। अब ये क्या करिए, ये 3 है, यहाँ पर -6 है, घटेगा ना, है ना, घटेगा कि नहीं, तो घटेगा तो माइनस जीत जाएगा ना, तो पहले -3y लिखते हैं और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा -3 = 0। ये फिर उधर भेज दीजिए, ये -3 को उधर भेजिएगा तो +3 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहीं पे बन जाएगा आराम से 3/-3, तो आ गया कितना, -1, समझ रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो y = क्या निकल गया मेरे पास, -1, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे x y का। तो x का जो वैल्यू हमने शुरुआत में 0 रखा था, ठीक है, तब हमको y क्या मिल गया था, तो y मिला था हमको -2, ठीक है। फिर हमने दूसरे बार क्या किया था कि x के जगह पर 3 रखा था, है ना, और y हमको कितना मिल गया था, अभी तुरंत मिला है -1, बस 2 पॉइंट मिल गया। तो हम बहुत ही आसानी से अब क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ग्राफ पर मिलते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइन को खींच लेंगे, ठीक है, एक्स वाई को। चलिए खींच लेते हैं लाइन को। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि मेरे पास जो भी है, क्या है डेटा,
कि भाई x के जगह पर 0 है, 7 है, y के जगह पर 6 है, 7 है, तो देख रहे हैं खूब से खूब 7 नंबर है मेरे पास, ठीक है। और दूसरा डेटा है 0 भी है, 3 भी है, और कम से कम -2 है, तो हमको इसी के हिसाब से क्या करना होगा, यहाँ पर मार्क करना होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 रखते हैं, 7 या फिर 8 कर देते हैं। चलिए करते हैं। चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, आप देख लीजिए सब चीज़ को अच्छे से, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितना है, 7, और कम से कम है -3। आपने देखा था ना ग्राफ। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला जो ग्राफ है, पहला जो इक्वेशन है, अलजेब्रिकली इक्वेशन कहाँ गया, ये है ना इसका, फिर उसके बाद ना दूसरा है। तो उसमें बोल रहा है कि x के जगह पर 0 होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, x के जगह पर 0 होना चाहिए और y के जगह पर 6 होना चाहिए। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए x हमारा ये है, y हमारा ये है, x हमारा यहाँ पर 0 है ना, 0, और बोल रहा है कि x के जगह पर 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला x लाइन है, यहाँ पर 0 रहेगा, हिल ही नहीं रहा है। अब बोल रहा है कि y के जगह पर 6 होना चाहिए। अब यहाँ से ये हिलेगा, तो y हमारा ये है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास बन गया एक। तो एक पॉइंट से हमारा लाइन नहीं ना खिंचाएगा, तो कम से कम एक और पॉइंट होना चाहिए। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि 7 होना चाहिए x के जगह पर। तो x हमारा ये है, तो यहाँ पर 7, ठीक है, बिल्कुल। और फिर क्या बोल रहा है, y के जगह पर भी 7 होना चाहिए। तो 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो हम कहाँ पर खींचे, यहाँ पर करें कि यहाँ पर करें, ऐसा तो दो नहीं ना करेंगे, एक ही ना पॉइंट बनेगा। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बना एक, तो कैसे होता है, तो 7 ये अपना इधर से गाड़ी दौड़ाएगा, ठीक है, गाड़ी दौड़ाया, और ये 7 अपना यहाँ से गाड़ी दौड़ाया, यानी कि x अपना गाड़ी दौड़ा रहा है और 7 और y जो है वो अपना गाड़ी दौड़ा रहा है। ये देखिए गाड़ी दौड़ाया और ये भी अपना गाड़ी दौड़ाया, तो यहाँ देखिए इन दोनों गाड़ी टकरा गया, है ना। तो यही आपका पॉइंट है, यही आपका पॉइंट है, एक पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको स्केल से एकदम अच्छे तरीके से खींच देंगे लाइन, ठीक है। ये हमारा एक लाइन तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो दूसरा है उसमें भी करेंगे। तो चलिए लाइन खींचते हैं। ये हमने बहुत ही अच्छे से लाइन खींच लिया, एकदम परफेक्ट। आपको भी इसी तरह से एग्जाम में हल्का सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। याद रखिए आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। अब दूसरा करते हैं। दूसरा में यहाँ पर हमको डिटेल मिल जाएगा। बोल रहा है कि x के जगह पर 0 रखिए, ठीक है, x की जगह पर 0 हमने रख दिया, और y के जगह पर -2। तो y लाइन कौन है, यही ना है, y डैश, y लाइन। तो हम इधर वाला माइनस पर ध्यान देंगे, इधर वाला नहीं, क्योंकि ये x वाला है, ठीक है। तो y के जगह पर क्या बोल रहा है, -3, तो यहाँ हमारा ये हो गया, 0 ये है और y की जगह पर -3, तो ये पॉइंट हमारा बन गया, समझ गए। तो एक पॉइंट तो मिल गया, एक और पॉइंट होना चाहिए तभी तो लाइन खिंचाएगा। तो बोल रहा है कि x के जगह पर 3 लीजिए, ठीक है, ले लिए। y की जगह पर -1 लीजिए, ठीक है, y की जगह पर यहाँ पर -1। तो कौन सा ले, कैसे ले, तो ये अपना गाड़ी इधर से दौड़ाया 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 दौड़ाया, ठीक है, और x के जगह पर क्या था, 3 ना था, तो 3 से ये अपना गाड़ी को दौड़ाया, तो ये गाड़ी यहाँ पर टकरा गया। तो ये जो पॉइंट है, आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों को आपस में हमको मीट कर देना है। चलिए हमने मीट कर दिया, यही है। अब आपको यही दिखलाना था और कुछ नहीं करना था, समझ गए। इसी का आपको अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा। और हम आपको बता दें कि ये लाइन आगे जाएगा ना और ये भी लाइन आगे जाएगा, तो ये एक जगह जा कर के टकरा जाएगा, और जहाँ पर ये टकराएगा उसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। वहीं पर इनका जो रियल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो निकल जाएगा, ठीक है, कि कितना साल हो रहा है अफ्ताब जी का और उनकी बेटी जी का कितना साल हो रहा है, ठीक है, समझ गए। सबको देख लीजिए अच्छे तरीके से, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज
3 bats and 6 ball for 3900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. नहीं समझे? क्वेश्चन को बड़ा ही गौर से देखिए, समझिए। एक महिला कोच है, वो अपने बच्चे लोगों को सिखाती है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बच्चे छक्का कैसे मारा जाता है, चौवा कैसे मारा जाता है, कैच कैसे लिया जाता है, विकेट कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है अपने बच्चे लोगों को सिखाती है, ठीक है। तो वो अपने बच्चे लोगों के लिए जाती है मार्केट बैट और बॉल खरीदने के लिए। मान लीजिए वो दुकानदार शर्मा स्पोर्ट्स के यहाँ जाती है, सपोज डैट, नोट करिए, ध्यान से सुनिएगा। शर्मा स्पोर्ट्स के अंदर जाती है और वो बोलती है, भाई साहब मुझे बैट दे दो और बॉल दे दो। कितना बैट चाहिए, कितना बॉल चाहिए मैम साहब? तो 3 बैट और 6 बॉल चाहिए मुझे। ओके, कितना हो गया भाई साहब? 3900 रुपीज़ हो गया मैम। ओके, लीजिए। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर वो जाती हैं उसी दुकान शर्मा स्पोर्ट्स में और बोलती है कि मुझे बैट चाहिए और बॉल चाहिए, ठीक है। तो कितना बैट चाहिए? तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि कितना बैट चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैट्स है, यानी कि बैट्स क्या होता है? बैट्स उसी को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा बैट हो तभी तो बैट्स लगता है, एस लगता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? बैट है। तो हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई एक ही बैट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक बैट लिया और 3 बॉल्स लिया, ठीक है। कितना रुपया उन्होंने अदा किया दुकानदार को? 1300 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसी सिचुएशन को हम लोग को अल्जेब्रिकली दिखाना है और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। अब इस नाम से आप घबराइए मत, वही चीज़ है, जैसे ग्राफिकली था तो वैसे ही ये ज्योमेट्रिकली है, समझ गए। तो इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में वो जाती हैं, 3 बैट्स खरीदती हैं और 6 बॉल खरीदती हैं और वो दुकानदार को 3900 रुपीज़ पे करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला से भी सिंपल है। तो चलिए पहला कंडीशन कैसे बनेगा देखते हैं। अब हमको ये मालूम नहीं है कि बैट का दाम कितना है और बॉल का दाम कितना है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई बैट का दाम 50 रुपया या 100 रुपया या 500, 1000, तरह तरह का बैट आता है, हज़ारों रुपया का आता है। तो हम एक बैट का दाम को कुछ मानना पड़ेगा। मालूम ही नहीं है कितना रुपया का है, 100 रुपया का है कि 500 रुपया का है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, इज इक्वल टू ₹X। क्योंकि रुपीज़ हमने इसलिए लिखा, हमने आपको बताया ना कि भाई कॉस्ट का बात किया जा रहा है, तो एक बैट का दाम कितना होगा तो वो रुपीज़ में ही आंकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में रुपीज़ दिया हुआ है, डॉलर में तो नहीं दिया हुआ है। तो समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। तो इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का दाम 20 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी, 40-50 रुपया भी हो सकता है। तो उनका भी हमको अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि बैट का दाम अलग होता है, बॉल का दाम अलग होता है, याद रखिएगा, बराबर नहीं होता है। कभी भी बॉल का दाम बैट से कम ही होता है, तो हम इसका अलग वाई ले लेंगे, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को पहला कंडीशन लेना है। जब वो पहली बार जाती हैं, देखिए कि वाह मेरे यहाँ बच्चा एडमिशन ले रहा है, अब हम भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, बच्चा लोगों को सिखाएंगे हम अच्छे से कैसे ट्रेनिंग किया जाता है, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में वो गई थी तो दुकानदार से क्या ली थी, कितना बैट कितना बॉल, 3 बैट 6 बॉल। तो 3 × X, नहीं समझे, ऐसे समझिए कि 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया है बैट का, एक बैट का दाम। तो 3 बैट लेने आप ही जाइएगा तो कितना रुपया दुकानदार को दीजिएगा, 300 रुपया, सिंपल। 3 × 100, तो वही चीज़ है, प्लस। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस हमने क्यों किया, बताएंगे। तो बॉल कितना उन्होंने लिया, 6 बॉल। तो यहाँ पर साथ में ऊपर लिख दीजिएगा, ये चीज़ जरूर लिखिएगा दोस्तों, हमने नहीं लिखा बताने के चक्कर में, ठीक है ना। तो ये आप जरूर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। तो 6 बॉल लिया उन्होंने, 3900 कुल मिला करके पे किया। अब देखिए ये प्लस हमने क्यों लिखा था, इसलिए लिखा, अब आप ही सोचिए कि एक बैट लेने गए जिसका दाम है 100 रुपया और एक बॉल लेने गए जिसका दाम है 40 रुपया,
ठीक है, तो दुकानदार को आप कितना दीजिएगा, 140 ही ना दीजिएगा। तो आपने माइंड में कैसे कैलकुलेट किया कि भाई एक बैट लिए और एक बॉल लिए तो उनको जोड़ें के कुल मिला करके देंगे ना 140 रुपया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रहा है, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये बैट का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 3900 रुपीज़ के बराबर है। अब हाँ बहुत दिन हो जाएगा तब फिर वो सेकेंड हैंड थर्ड हैंड में बेचना पड़ेगा। तो चलिए समझ गए, ठीक है। तो बन तो गया हमारा इक्वेशन, कितना हलवा जैसा था। ये इधर आइए तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इस तरह का होता है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। ये पहला इक्वेशन हमारा तैयार। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद वो फिर जाती हैं, ठीक है, और वो फिर एक बल्ला यानी कि एक बैट खरीदती हैं और 3 बॉल खरीदती हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। एक बैट यानी कि 1x लिख दें, आप 1 लिख भी नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो 3 बॉल खरीदती हैं, कितना रुपया देती है दुकानदार को, 1300 रुपया। बन तो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y, इसको इधर बुला लीजिए तो माइनस 1300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कि अलजेब्रिकली द टू सिचुएशन, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, पहला इक्वेशन हमारा ये रहा, इसको एकदम जस्ट टू जस्ट लिख देते हैं, 3x प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन ये रहा, x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, कंप्लीट अलजेब्रिकली। अब दूसरा बारी है ग्राफिकली। तो यहां लिखना होगा ग्राफिकली, आप ज्योमेट्रिकली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्रेजेंटेड। अब हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम पहला इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, पहला यही ना है, तो ले लें, यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ तो लिख लीजिए, 3x प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है कि x के जगह पर ऐसा नंबर, जो भी आपकी मर्जी आप ले सकते हैं, एकदम फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लेना नंबर ताकि हमको दिक्कत ना हो ग्राफ ड्रॉ करने में। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिक्कत एरर आपको कहाँ समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तभी ना समझ में आएगा। दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत आता है फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए x का वैल्यू आप ऐसा ले लीजिए और फिर उसको सॉल्व किए तो वो डेसिमल में उसका y का वैल्यू आ गया, तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत आता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमने प्रैक्टिस किया तो क्या पाया कि अगर आप x के जगह पर 100 ले लेते हैं, समझिए ध्यान से, ये बड़ा नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तब ना ये छोटा होगा, तब ना हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये 3900 रहेगा तो हम कैसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। 100 का भी अगर रेशियो लेंगे तो पूरा ग्राफ पार हो जाएगा, उतना बड़ा हमको मिलेगा ही नहीं, समझ रहे ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए हम x के जगह पर 100 बैठाते हैं, ये बैठा दिया हमने, 3900 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेट करिए, 300 हो गया प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 300 है, ये माइनस 3900 है, तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर कमाल होगा। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो घटेगा। साइन बड़ा किसका है, इसका है, जीत जाएगा ये। ऐसे लिखिए, सबसे पहले 6y लिखिए और इनको घटाइए। तो पहले क्या लिखना है, प्लस की माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि साइन बड़ा है 3900 का, इसलिए जीत जाएगा। और इसमें से घटाइएगा तो 3600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो जब भी आप उधर भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ना, साइन जो भी है उसका उल्टा हो जाता है। तो y इज इक्वल टू 3600
बाई 6, 6 जा 36, 600। तो हमने y x जब रखा था कितना 100 रखा था, तब हमको y का वैल्यू मिला 600। ये एक निकल गया, एक पॉइंट निकला बस। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। तो अब x की जगह पर हम क्या रखें, अब इसके आगे जाइएगा तो 200 आता है, तो 200 अगर रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो उसके आगे और बढ़िए 300 में, तो 300 जब आप रखते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए यहाँ पर हम 300 रखते हैं, 3 इंटू 300, एक्स के जगह पर हमने 300 रख दिया, प्लस 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 900 हो गया, 6y माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए, तो साइन बड़ा है माइनस 3900 का, तो वो जीत जाएगा। तो पहले 6y लिख लीजिए और इसमें से घटाइए, तो माइनस हो जाएगा, जीत जाएगा ना, तो 3000 हो जाएगा, क्योंकि 3900 में से 900 घटाइएगा तो हो जाएगा ना। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 6y इज इक्वल टू 3000, तो y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 6 5 जा इधर 30, 500। तो y का जो वैल्यू निकल के आया मेरे पास वो 500 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 2 पॉइंट तो निकल गया, काफ़ी है। तो हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, x y। तो जब हमने x का वैल्यू रखा था 100, तो y हमको कितना मिला था, y हमको 600 मिला था। ओके, और जब हमने x का वैल्यू 300 रखा था, तब हमको y का वैल्यू 500 मिला था। ठीक है, तो ये बन गया एक। अब बारी है दूसरा का, पहला बन गया ना, अब दूसरा देखिए, दूसरा है यही ना, मतलब सेकेंड कंडीशन का। तो x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करें, x के जगह पर 100 रखते हैं, ये हमको मालूम है, ये हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। अब आपको 0 नहीं रखना है, क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप ही सोचिए कि y इज इक्वल टू 1300 बाई 3 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 13 आता ही नहीं है, तो फिर कटेगा नहीं, वो डेसिमल में फिर आ जाएगा। ऐसा ऐसा नंबर लीजिएगा ताकि वो कट जाए आसानी से। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 100, तो चलिए 100 रख देते हैं। अब ये काटेगा इसको, क्योंकि ये 1200 कर देगा, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। तो घटाइए, पहले तो 3y लिखिए, अब यहाँ पर प्लस माइनस यानी घटेगा, साइन बड़ा है 1300 का, जीत जाएगा वो। अब 1300 में से 100 को घटाइएगा तो 1200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 1200, y इज इक्वल टू 1200 बाई 3, 3 4 जा 12, 400, सिंपल। तो y का जो वैल्यू है वो मेरे पास 400 आ गया, एक तो बन गया। अब दूसरा भी बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला बारी है 200 का। आप ही सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर 200 रखते हैं, इसको घटाते हैं तो 1100 हो जाएगा ना, 1100। तो 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये फेल हो गया ना, फेल हो गया। हम ऐसा ऐसा नंबर लेंगे जानबूझ करके ताकि पूरे तरीके से ये कट जाए, जैसे यहाँ कटा ना ऐसे। अब आगे बढ़िए 300, अगर 300 लेते हैं घटाएंगे तो फिर हो जाएगा ये 1000, तो 3 के टेबल में ये नहीं कटेगा आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे 400। क्यों? क्योंकि सोचिए, x का वैल्यू आप 400 ले लेते हैं और घटाते हैं तो 900 आ जाएगा, तो 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो आसानी से ये पूरे तरीके से कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए बैठाइए, x के जगह पर 400 बैठा दिया हमने, फिर है 3 इंटू वाई, तो 3y वैसे ही लिख दीजिए, माइनस 1300 इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब इसमें घटाना है ना, तो पहले उससे इसको लिख लेते हैं 3y,
और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और माइनस जो है ना वो बड़ा है, माइनस जो है वो बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है, जीत गया। अब इसमें से घटाइएगा तो 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजिए तो 900 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 900/3, 3 3 जा 9, 300 हो गया। तो y इज इक्वल टू 300 आ गया। बस अब इसका ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करिए और हो गया एक्स वाई। तो x का जो वैल्यू है, यहाँ से शुरू हुआ था, x का वैल्यू 100 रखा था तो हमको y मिला था 400। फिर x का वैल्यू हमने रखा 400 तो y का वैल्यू मिला हमको 300। काफ़ी है। तो अब मेरे पास कौन कौन मेन है, एक ये मेन चीज़ है, एक ये मेन चीज़ है। इसी को देखते हुए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ पर आते हैं। देखिए इसी पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम लोग को देखना है, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है, 600 है। तो हमको इसी के हिसाब से उसी रेशियो में ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खूब से खूब 400 है ना। तो उसी के अनुसार हमको उतना लेवल पर ले जाना। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने ऐसा ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव में है, सिर्फ पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमको सिर्फ कहाँ से मतलब रखना चाहिए, एक इधर से और एक इधर से। इसलिए हमने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया है। चलिए काफ़ी है। तो पहला जो है हमारे पास, पहला इक्वेशन का, उसमें कहता है कि x के जगह पर 100 है तो y के जगह पर 600, ठीक है। x के जगह, x लाइन कौन सा हमारा, ये y लाइन ये है। तो x के जगह पर बोल रहा है 100 है ना, और y के जगह पर 600। तो एक ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, अपना गाड़ी चलाएगा, और 600 यानी कि y लाइन यही ना है, एक ये लाइन अपना सीधा चलाएगा, ठीक है। तो दोनों लाइन चलता है एकदम गाड़ी जैसा, ये चला ये चला ये चला ये चला, और 600 भी अपना गाड़ी चलाया। तो इस पॉइंट पर दोनों गाड़ी टकरा गया, तो यही हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमको एकदम नोट डाउन करके रखना है। अब दूसरा क्या पॉइंट है, x के जगह पर 300, x के जगह पर 300, तो ये हमारा पॉइंट एक, यहाँ से ये अपना गाड़ी चलाएगा। और y के जगह पर 500, तो y भी जो है वो अपना गाड़ी चलाएगा। ये देखिए y अपना गाड़ी चलाया, सुन 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 सुन, और ये अपना गाड़ी चला रहा है। ये गाड़ी लोग का दोनों का भिड़ गया यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट आपस में मिला देना एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से मिलाइएगा। चलिए मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका काम हो गया ना दोस्तों। अब दूसरा इक्वेशन पर आते हैं। उसमें कह रहा था कि x के जगह पर 100 होना चाहिए और y के जगह पर 400 होना चाहिए। तो ये आपका x है, अपना गाड़ी चला रहा है, और वो y भी जो अपना गाड़ी यहाँ से चलाया यहाँ पर, और x भी अपना गाड़ी चलाया, दोनों का यहाँ गाड़ी मिल गया। यही हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, साथ में बनाइए भी, प्रैक्टिस भी करिए। तो ये एक पॉइंट बन गया। एक और पॉइंट चाहिए होगा तभी तो लाइन ड्रॉ होगा। तो बोल रहा है कि x के जगह पर 400, x के जगह पर 400, ठीक है, ये अपना गाड़ी चला रहा है। y के जगह पर 300, ये अपना गाड़ी यहाँ से चला रहा है, ठीक है। 400 यहाँ से गाड़ी चला रहा है, ये पॉइंट पर टकरा गया। तो यही आपका पॉइंट बन गया। एक ये पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग को मिला देना है। चलिए मिलाते हैं। चलिए मिल गया। उम्मीद है कि ये आगे जा कर के टकरा जाएगा।
हमने यहाँ पर टकराया नहीं है, काफ़ी है। हम बस यही तो हमको ड्रॉ करके दिखलाना था, फुल में फुल नंबर, समझ गए? यही हमारा लाइन है। अब आप चाहें तो इस लाइन का नाम लिख दीजिए दिखलाने के लिए। हाँ लिख दीजिएगा, चाहे कि क्या लिखना ही होगा। ये लाइन अभी हमने दूसरा बार किया था ना, तो इस लाइन का इक्वेशन का नाम रहेगा, दूसरा इक्वेशन का नाम ऐसे लिख दीजिएगा। पहला वाले में हमने नहीं लिखा था तो आप लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये हम लिख देते हैं, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा वाला हो गया। जो पहला वाला था वो कितना था, यहीं से देख के बता देंगे हम लोग क्वेश्चन ही में ही। 3x प्लस 6 बॉल था ना माइनस 3900 सॉरी इज इक्वल टू 0। ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करिएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए कहानी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि आपके पापा कभी मार्केट गए, मान लीजिए आज ही चले गए, ठीक है। तो उन्होंने 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा, ठीक है। उन्होंने दुकानदार को कितना अदा किया? 160 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीना या 2 महीना बाद जाते हैं वो, तो जाने के बाद क्या होता है कि फिर उसी दुकानदार के पास जाते हैं और सेब खरीदते हैं 4 kg और 2 किलो खरीदते हैं अंगूर। कितना रुपया देते हैं उनको? 300 रुपीज़, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को आपको अल्जेब्रिकली करना है और ग्राफिकली करना है। तो वही चीज़ है, पहला कंडीशन में आपका ये हो जाएगा 2 किलो और 1 किलो वाला केस और 160 वाला, और सेकंड कंडीशन में 4 किलो और 2 किलो वाला अंगूर और 300 रुपया अदा करने वाला। बहुत ही सिंपल है, दोनों क्वेश्चन बनाए तो ये भी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग को अंगूर और सेब का जो दाम है ना वो हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले वही लेना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ₹X, या फिर x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ये ग्रेप्स, ठीक है, इज इक्वल टू y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है? लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? पहला है कि भाई साहब मेरे पापा ही गए आज के दिन और उन्होंने 2 किलो यानी कि क्या सेब खरीदा, यानी कि एप्पल को हमने x से डिनोट किया यहाँ पर, और 1 किलो खरीदा उन्होंने अंगूर। तो सिर्फ x नहीं लिखना है, सिर्फ y लिखना है, सॉरी 1y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला करके उन्होंने कितना दुकानदार को दिया, पे किया? 160 रुपया। बिल्कुल सिंपल, कितना सिंपल था। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लेकर आइए, ये आपका पहला इक्वेशन तैयार बन करके। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा? वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि फिर मेरे पापा 1 महीना के बाद जाते हैं उसी दुकानदार के पास और बोलते हैं कि दुकानदार जी 4 किलो दे दीजिए सेब, तो यानी कि सेब का नाम है यहाँ पर x, और 2 किलो अंगूर दे दीजिए, तो 2 किलो अंगूर का नाम है y, है ना, दाम है ना जी y, ठीक है। कितना उन्होंने पे किया? 300 रुपया, ठीक है। इसको उधर बुलाइए, आ जाओ। तो 300 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार। कितना आसान था। अब वही भाषण जो है अल्जेब्रिकली वो हम लोग लिख देंगे। अल्जेब्रिकली द टू सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ओके। तो पहला इक्वेशन ये रहा
लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन ये रहा 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटेड, यही तो करना था। अब ग्राफिकली जल्दी से दिखाते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, तो पहला उठा लिया जाए 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। चलिए x के जगह पर आपकी मर्जी जो चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही रखिएगा ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। तो चलिए हम x के जगह पर क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 पुटिंग x इज इक्वल टू 10, तो रखते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 पर। तो 2 इंटू 10 प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करिए 20 प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो इनमें क्या होगा, कमाल होगा। कैसा कमाल, प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटेगा। साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस जीत जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं वाई और इनको घटा दीजिए। तो देखिए माइनस तो होगा ही होगा, क्यों, माइनस साइन ज़्यादा है इसलिए जीत जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 0, है ना। तो y इज इक्वल टू 140 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब एक और चाहिए होगा, तो x के जगह पर अब क्या रखना चाहेंगे, चलिए हम रख देते हैं 20 रख दे क्या। देखिए 20 रखिएगा तो इसका जो है ना फिर बटे का आ जाएगा क्वेश्चन, मतलब कि आंसर आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, सिंपल। तो हम उसके आगे जब बढ़ाएंगे तो 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो x के जगह पर अब हम लोग क्या करते हैं, 30 ले लेते हैं। ये देखिए x के जगह पर रखिए जी 30 प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करिए 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस साइन बड़ा है, y माइनस, इसमें से घटाइएगा तो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y का जो वैल्यू आया मेरे पास 100 आ गया, क्योंकि ये माइनस 100 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, वही चीज़ है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। क्या बोलिएगा कि भाई साहब जब हमने x का वैल्यू 10 रखा था ना, तब हमको y का वैल्यू क्या मिला था, 140, है ना। और दूसरा बार में x का वैल्यू जब हमने 30 रखा था, तब हमको y का वैल्यू 100 मिला था। तो अब इससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब दूसरा लाइन का तैयारी करते हैं। दूसरा लाइन इसी से ना बनेगा, दूसरा इक्वेशन से। तो दूसरा इक्वेशन उठाइए, क्या है, 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिया जाए, x के जगह पर क्या लिया जाए, तो x के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 0। क्यों, ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये सत्यानाश अगर हो जाएगा तो 2 से 30 यानी कि 300 आराम से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ले रहे हैं। तो चलिए रखिए 4 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कहानी खत्म हो गया, 0 हो गया। तो 2y, ये माइनस 300 को उधर भेज दीजिए तो 300 हो जाएगा। फिर इसी का अगला स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं पेज बचाने के लिए। तो y इज इक्वल टू 300 बाई 2, 2 से डिवाइड करिए, कितना बार में जाएगा, समझ गए, सिंपल। तो हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़िए, 0 के एक कदम आगे बढ़िए, यानी कि 10, चलिए 10 ले लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए ये घबराइए मत कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, माइंड में रखना होगा कि भाई ये नंबर लेंगे तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम पोलाइटली वे में, ठीक है ना। तो x के जगह पर हम 10 ले लेते हैं। तो चलिए x के जगह पर हम 10 बैठा लेते हैं। 4 इंटू 10 प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करिए 40 प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें घटेगा ना, तो पहले हम 2y को लिख लेते हैं, साइड कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस यानी कि घटने वाला है, साइन बड़ा किसका, माइनस का, तो माइनस जीत गया।
तो 300 में से 40 को मतलब ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 260 होगा ना, इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेजिए तो ये अपना माइनस खो बैठेगा, 260 हो गया। तो y इज इक्वल टू 260 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, y इज इक्वल टू 130। समझ में आया? तो हमारा यहाँ से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, एक्स वाई। क्या है भाई साहब? तो दूसरा नंबर जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले x के जगह पर 0 रखा था, तो 0 रखने के बाद हमको y कितना मिल गया था, 150। ओके, फिर दूसरे बार हमने x के जगह पर 10 रखा था, तब हमको y का वैल्यू कितना मिल गया था, 130। समझ गए? बस इतना काफ़ी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी पर, क्योंकि ग्राफ है नहीं मेरे पास तो इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना आपको यह है कि हमारा कितना नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा 140 है। तो आप सोचिए कि अगर 1 2 3 4 ऐसे से लेंगे तब तो पार हो जाएगा ये। तो हमको किसके रेशियो में लेना होगा, 10 20 30 40 इस रेशियो में लेना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक्स वाई का जब मतलब एक्स का वैल्यू तभी उतना ही लीजिए जितना आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ एक लिमिटेड ही एरिया तक रहता है। समझ गए ना? तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 140, ठीक है। और इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर है 150, तो उसी के हिसाब से हमको करना होगा। और प्लस में यहाँ नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, तो हम इधर का हमको पूरा मिल जाएगा पॉजिटिव और इधर का हमको पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हम क्यों ना इधर से ड्रॉ करें, है ना? तो चलिए ड्रॉ करते हैं। टेन 20 चलिए काफ़ी है, 170 तक हमने कर दिया, इधर भी 170 तक कर दिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला इक्वेशन के ग्राफ से। पहला इक्वेशन यानी कि दूसरा से पहला ही ना था, यही ना था। अब आप साथ में बना रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो x का वैल्यू बोल रहा है ना कि 10 लीजिए और y का वैल्यू 40 लीजिए, 140 लीजिए, सॉरी, ठीक है। तो x का वैल्यू ये है, x लाइन लिख लेते हैं x और ये y। तो यहाँ से 10 है ना, और यहाँ से 140 y के, तो ये कहाँ पर आएगा, ये अपना गाड़ी अपना दौड़ा रहा है तो, और ये अपना गाड़ी को 10 से ऊपर ऐसे दौड़ाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसे दौड़ाएगा सीधा सुन, यहाँ पर आया तो ये टकरा गया इस पॉइंट पर। समझ गए? यानी कि ये जो पॉइंट है एक निकला, तो एक और पॉइंट होना चाहिए कम से कम, तभी तो लाइन ड्रॉ होगा। तो वो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि x का वैल्यू है 30, x का वैल्यू है 30 और y का वैल्यू है 100। तो ये अपना गाड़ी को यहाँ से दौड़ा रहा है 100 से, ठीक है, और ये 30 से अपना गाड़ी दौड़ा रहा है, यानी कि इसी लाइन पर चल रहा है इसका गाड़ी, ठीक है ना। और ये टकरा गया यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए हमने इसको मिला लिया। अब दूसरा का बारी है, उसका ग्राफ हमको यहाँ से मिल जाएगा। x के जगह पर 0 और y के जगह पर 150, तो कहाँ पर आएगा, x के जगह पर यहाँ पर है 0, है ना, तो ये, और 150 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो मात्र ये वाला पॉइंट हमको मिला, एक पॉइंट मिल गया ना, क्योंकि 0 ये अपना गाड़ी इधर दौड़ा रहा है सीधा 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 सीधा, और 150 ये अपना गाड़ी दौड़ा है, तो कहाँ पर टकराया, किधर, दोनों लाइन यहाँ पर, तो यही ना पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 10, x के जगह पर 10 और y के जगह पर 130, तो 130 ये हो गया ये पॉइंट पर, क्योंकि देखिए ये इधर से अपना गाड़ी दौड़ाया सीधा और ये अपना इधर से गाड़ी दौड़ा रहा है ना, दौड़ा रहा है कि नहीं, दौड़ा। और y के जगह पर है 130, तो 130 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये 10 अपना दौड़ रहा है यहाँ पर, ये टकरा गया, ठीक है।
तो एक पॉइंट ये बन गया, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ये बन गया और दूसरा पॉइंट कौन था, 0 और 150 था ना, जो कि ये था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। चलिए ये बन गया। देखने में लाइन लगता है पैरेलल एक दूसरे के, कैसा लाइन ड्रॉ हुआ है। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे जो इक्वेशन है। ये देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये था ना, तो पहला वाला जो लाइन था, कौन था लाइन, ये था ना, तो हम उसको लिख लेंगे, लिखेंगे 2x + y - 160 = 0। और दूसरा जो है लाइन का नाम वो कितना है, 4x + 2y - 300 = 0। बस यही करना था और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।